हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव। मैं आज से आप लोग को क्वांटम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएससी थर्ड सेम का जो भी सिलेबस है उसे पूरा कराने की कोशिश करूँगा। ये रेगुलर बेसिस की क्लासेस होंगी, रोज़ आपको एक ना एक वीडियो मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस महीने में हम कम से कम 2 से 3 चैप्टर को ख़त्म कर सकें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास से, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमें विस्तार से जानना होगा और ये सिलेबस का बहुत ही अच्छा पोर्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे। तो ज़रा सा ध्यान देंगे कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करते हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक इसमें मेटल होगा, ऐसा जिसे हम एम से लिख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे, या तो बिना ब्रैकेट के फॉर्म में। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर एक दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर एटम होगा। अगर एटम होगा तो ये ब्रैकेट नहीं लगा होता है और इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे क्लोज कर देते हैं। ऐसा कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हो सकता है यहाँ पे चार्ज हो अथवा हो सकता है चार्ज ना भी हो। अब ये देखेंगे अलग अलग कंडीशंस कैसी है। तो ये जो होगा, जो यहाँ पे एम होगा, जो पहला लेटर होगा इस ब्रैकेट के जस्ट बाद में, ये हमेशा क्या होता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं, ये हमेशा होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम होगा ये ऐसे। तो ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होगा। इसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम की जो भी बात होगा वो हमेशा क्या कहलाता है, वो हमेशा कहलाता है लिगैंड। ये हमेशा कहलाता है लिगैंड। ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये नॉर्मली कहाँ से बिलोंग करता है, तो नॉर्मली आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में ये बिलोंग कहाँ से करता है, तो ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने का क्या फ़ायदा है कि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं ऐसा। और साथ ही साथ जो लिगैंड्स होते हैं, ये जो लिगैंड्स आप देख रहे हैं, ये लिगैंड्स कैसे होते हैं, तो जहाँ तक बात लिगैंड्स की होती है, जहाँ तक बात हम लिगैंड्स की करते हैं, तो लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो ऐसे एटम, ये ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ये खास फीचर है इनका ऐसा। यानी इनके पास क्या होगा, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। नॉर्मली कौन है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो लिगैंड्स जो होंगे ये नॉर्मली ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें या तो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो क्या होते हैं, या तो पाए जाते हैं हैलोजन ऐसा। ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। या तो लिगैंड्स जो होंगे उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन होगा, या तो हैलोजन पाया जाएगा। क्यों ऐसा पाया जाएगा, इसलिए देखा जाएगा कि देखो नाइट्रोजन का अगर बात करें, जब देखिए नाइट्रोजन को, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो जब भी ये बॉन्डिंग्स करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करता है ऐसा। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके फ्री रहते हैं ऐसा। जैसे हम दिखाएं आपको, जैसे मान लो N2 बन रहा है ऐसे। तो अगर N2 बन रहा है तो आप देखो, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा दूसरे 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
ऐसा। और इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, इन्हीं किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही हम जानते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। ऐसा। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के पास हमेशा क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऐसा। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है। ऐसी ही कंडीशन किसके साथ है? ऐसी ही कंडीशन ऑक्सीजन के साथ भी है, और ऐसी ही कंडीशन आपको हैलोजन के साथ भी देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन और हैलोजन भी ऐसे ही होंगे। तो हम क्या समझ पा रहे हैं? हम ये बात समझ पा रहे हैं कि मेटल्स जो होंगे, जितने भी मेटल्स हैं, ऐसा, ये मेटल, जो भी मेटल होगा कोऑर्डिनेशन में, वो क्या कर सकता है? वो जो है लिगैंड से, वो लिगैंड से क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा। अब देखिए यहां पर लिगैंड जो है ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। केवल एक एटम जो है, या एक एटम लिगैंड का, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं भाई, ये बॉन्ड का जो टाइप है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इसे हम किस नाम से जानते थे? इसे हम जानते थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स में क्या है भाई? एक एटम जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम को डोनेट करता है। अगर इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ही टाइप है। इसीलिए कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इसीलिए ये कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी हमेशा यहां पर क्या देखने को मिलेगा? हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेटल एटम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल मौजूद है, वो भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें लेने की क्षमता है। और एल डोनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जो ये आसानी से क्या करेगा? इसको दे सकेगा। तो हम क्या समझ पाए हैं? हम ये समझ पाए हैं कि यहाँ पर अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो ये हमेशा मेटल होगा, और मेटल के बाद में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिगैंड को लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ऐसा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट तक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ऐसा। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होंगे? हमेशा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा दो कंपोनेंट पाए जाएंगे। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो कंपोनेंट हमेशा पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाएंगे? तो एक होगा आपका मेटल होगा, ऐसा, ये देखिए मेटल होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट इसका होगा उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं लिगैंड। लिगैंड की संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये अलग अलग तरह के लिगैंड्स हो सकते हैं। कभी कभी एक टाइप का पाया जाता है और कभी कभी एक से अधिक टाइप का पाया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखने वाली बात है कि अब देखिए इस ब्रैकेट के दोनों साइड में, चाहे इधर और चाहे इधर या इधर कुछ भी लिखा है, जैसे हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने एक्स, देखिए ये है आपका मेटल और ये हो गया लिगैंड, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ऐसा। तो ये जो एक्स है, चाहे इस साइड हो या फिर चाहे इस साइड हो, ऐसा, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही कहलाते हैं काउंटर आयन। क्या नाम है इनका भाई? इनका नाम है काउंटर आयन। तो चाहे आप इधर लिखें चाहे आप इधर लिखें, इसको हम काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। तो हमने दो बातें समझी, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं और दूसरा काउंटर आयन क्या चीज है। तो काउंटर आयन का मतलब है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दोनों साइड में कुछ भी लिखा जाए। अब काउंटर आयन कैसे लिखे जा रहे हैं? तो काउंटर आयन लिखने का एक तरीका है जो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर काउंटर आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, या ध्यान दीजिएगा, अगर काउंटर आयन के ऊपर, सबसे पहले निगेटिव देख लेते हैं, अगर काउंटर आयन के ऊपर क्या है भाई? निगेटिव चार्ज है,
निगेटिव चार्ज है, ऐसा। तो ये काउंटर आयन जो होगा आपके राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ऐसा। अगर काउंटर आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी इस तरफ जो काउंटर आयन लिखा जाएगा वो हमेशा निगेटिवली चार्ज होगा। इसके अपोजिट अगर काउंटर आयन के ऊपर क्या है भाई, अगर काउंटर आयन के ऊपर क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा, तो ये काउंटर आयन हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, आपके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा। यानी जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, जैसे देखिए लिखा है K4FeCN, देखिए K4FeCN और साथ ही क्या हो जाएगा 6, देखिए ऐसा। देखिए K4, देखिए पोटेशियम है, क्या चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। देखिए कहाँ लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है, ऐसा। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वहीं पे निगेटिवली चार्ज होता तब उसको हम कहाँ लिखते, उसको हम यहाँ लिखते इस जगह पे, यानी राइट हैंड साइड में लिखते। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होगा, साथ ही साथ क्या होगा, जो दूसरा पार्ट होगा हमेशा लिगैंड का पार्ट होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ऐसा। लोन पेयर के फॉर्म में हमेशा डोनेट होगा। लोन पेयर का मतलब है पेयर के फॉर्म में, यानी कभी एक नहीं डोनेट होगा, हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। पेयर का मतलब जोड़े के फॉर्म में होगा। फिर हमने बताया कि काउंटर आयंस कहां पर हैं, तो इस ब्रैकेट के दोनों साइड में। अगर राइट हैंड साइड में है तो वो काउंटर आयन आपका निगेटिवली चार्ज होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऐसा। अब एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात समझने वाली है कि देखिए जब भी क्या होगा, इसको आप पानी में या किसी भी चीज में घोलेंगे, ऐसा, तो होता क्या है कि जो काउंटर आयन है केवल यही क्या होगा, यही जो है आपका आयोनाइज होगा, ऐसा, यानी आयन में कन्वर्ट होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है, यानी चाहे वो मेटल हो चाहे ये है, ये आयोनाइज नहीं होगा, मतलब ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कंपाउंड है K4FeCN6, तो अगर आप देखेंगे तो केवल पोटेशियम का आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप ये मान लीजिए कि आपको पता नहीं कंपाउंड कौन सा है, तो अगर आप इसे किसी चीज में घोल देते हैं, घोलने के बाद ये आयन में टूटना चाहिए, लेकिन केवल पोटेशियम ही आयन में टूटेगा। आयरन और जो साइनाइड आयन है ये अपने आयनों में नहीं विभक्त होगा। इसलिए जब टेस्ट आप इसका करेंगे कि भाई ये इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, तो केवल पोटेशियम आपको पता चलेगा। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही रहेगा, ऐसा। तो हम कहते हैं भाई ये खासा अंतर डबल सॉल्ट से है। ये डबल सॉल्ट जो है फेरस अमोनियम सल्फेट, जैसे कहते हैं भाई फेरस अमोनियम सल्फेट है, देखिए तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस फेरस अमोनियम सल्फेट, देखो भाई ऐसा। ये देखिए ये डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट है। और इसके ऊपर का ये देखिए ये क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे पहचान रहे हैं, तो देखिए डबल सॉल्ट जो होगा अगर आप इसको घोलेंगे तो इसके सारे जो आप देखेंगे जितने भी इसमें एटम्स हैं ये सारे अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे। यानी इसके टेस्ट अगर आप करेंगे तो ये आयोनाइज होगा आयरन में, यानी फेरस आयन में, सल्फेट आयन में आयोनाइज होगा, अमोनियम आयन में आयोनाइज होगा, ऐसा, सल्फेट आयन में। यानी इसके जितने भी आयन्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ये डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है। लेकिन वहीं पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये क्या है भाई, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं कि क्या लिगेंड्स होगा, क्या आपका ये होगा। अब जो ऐसा कुछ और बातों को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या बातें इसमें हो सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए,
अगला बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, और वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये छोटा सा टॉपिक इसके संबंधित बताने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है इसका। मतलब ये होता है कि कोई भी लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वही उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऐसा। और एक खास बात और है कि अगर लिगैंड का एक एटम है, ऐसा, तो ये डोनेट कितना करेगा? ये डोनेट करेगा केवल कितना करेगा? एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ऐसा। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है। अभी हम और भी देखेंगे कि कहीं कहीं दो भी हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल में, लेकिन नॉर्मल कंडीशन है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जैसे अब समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कहेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए भाई क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है एग्जांपल आसान सा है, ये K4 Fe6 वाला। तो Fe है, Cn है, N6 है, ऐसा। तो देखिए आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इस आयरन का ही निकलेगा, मेटल का ही निकलेगा। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो देखिए अगर आयरन की हम बात कर रहे हैं तो आयरन जो है ये क्या है भाई, 6Cn से, यहां देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। देखिए क्या कर रहा है, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा। हमने कहा जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये लेगा वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कितना लोन पेयर पा रहा है? हर एक से एक पा रहा है, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है भाई। 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पा रहा है। और लोन पेयर दे कौन रहा है? कार्बन दे रहा है कि नाइट्रोजन दे रहा है? किस में देने की क्षमता है? नाइट्रोजन में देने की क्षमता है। मैंने बताया है कि नॉर्मली जो है कौन कौन दे सकता है? नाइट्रोजन देता है, ऑक्सीजन देता है, या फिर हैलोजन्स देते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे होंगे ये एक पेयर क्या करेंगे? इस आयरन को देंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिखाई देगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसका कितना है? 6 है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसका 6 होगा। ऐसे ही बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें भाई कोई और एग्जाम्पल भी बताइए हमें, तो कोई और एग्जाम्पल भी हमें बताया जाए, तो हम कहेंगे भाई कोई और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्या चीज़? आप देख सकते हैं AgCl2, देखिए ऐसा, और इस पर एक चार्ज लगा दीजिए ऐसा। अगर AgCl2 को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से हम देखें सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको देखना है सिल्वर का, तो देखिए कितने हैं? Cl2 के 2 यहाँ पे एटम्स हैं। तो ये 2 एटम्स क्या करते होंगे? एक एक एटम क्या करता होगा? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता होगा। इसका मतलब है कि जो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है भाई? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, ऐसा। तो ये बहुत ही आसान सी बात है। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी आज पहली क्लास थी इसलिए हमने थोड़ा क्लास कम लिया है। नेक्स्ट डे हम लोग जो है इसको अच्छे से देखेंगे और इसमें हम लगातार पढ़ते जाएंगे। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप जा करके कमेंट सेक्शन में जा करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।